नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 4 जो है उसको हल करने की कोशिश करते हैं और इसके कुछ प्रश्न है। ये है इस टेस्ट का पहला प्रश्न, जिसमें कुछ पद दिए हुए थे ऑप्शन में और बोला था निम्न में से किसका मान सरल करने पर 1 के बराबर होगा। एकदम अच्छे से सुनना, इधर देखना। मैं इस बार आपको ये प्रश्न सरल करके बताता हूँ। ऊपर देखो, अंश में ये दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे इसमें दशमलव नहीं है और यहाँ पे भी हर में दशमलव के बाद 1 अंक है। जब अंश व हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होती है तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, पीछे बच जाएगा 7 गुणा 6 और बट्टा में 10 गुणा 42। क्या इसको सरल करने पर 1 मिलेगा क्या? काट के देखो। 7 से 42 कटा 6 बार, 6 से 6 कटा, इससे मिला 1/10, यानी इससे तो 1 नहीं मिल रहा। अगले को सरल करने पर 1 मिलेगा। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी टोटल दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। बट्टा में दशमलव के बाद 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक हो गए, यानी सारे दशमलव आपस में कट जाएंगे। और जब दशमलव कट जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 गुणा 6 जीरो यानी 60 और बट्टा में है 10 गुणा 42। सरल करो, 10 से 0 कटा, 7 से 42 कटा 6 बार, 6 से 6 कटा, 1 मिल रहा है, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट, जिसके पीछे करेक्ट लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 3 बोला है इस भिन्न को सरल करने पर क्या मिलेगा। तो ये 69/92 ये कटता है, किससे कटता है? 69/92 को जब आप सरल करोगे तो ये 23 से कटता है। 23 का भाग 3 बार, 23 का भाग 4 बार, सरल करने पर मिलेगा 3/4। ये यदि आपने ऑप्शन में लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आता है, बोला है संख्या पद्धति के अंदर 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। अच्छा, 4 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1000 से। 1000 से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होती है? ख़त्म होती है 9999 पर। अच्छा, अब 1000 से शुरू होके 9999 तक कुल कितनी संख्या है? कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर +1 कर दो, यानी आप तो कर दो 9999, इसमें से 1000 घटा दो और फिर +1 कर देना। 9999 में से 1000 घटा दिया तो हो गया 8999, +1 कर दो, यानी टोटल 9000 ऐसी संख्याएं होती है जो कितने अंकों की होती है? 4 अंकों की। 9000 इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न। हाँ, एक संख्या दे रखी है और बोला है यह किस से भाज्य नहीं है। इस संख्या में किसका भाग नहीं जाता? क्या 3 का जाता है क्या? 3 का भाग देकर देखो भाई, 3 का भाग नहीं देना, भाजकता का नियम लगा दो। अंकों का योग करो, अंकों का योग 2 और 4 6, 4 10 और 11 और 5 16 और 2 18, अंकों का योग 18 बन रहा है, मतलब 3 का तो भाग जाएगा। अपन को पूछा है किसका भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 16 का भाग जाएगा? 16 का भाग कैसे चेक करते हैं? अंतिम 4 अंकों में भाग दिया जाता है। तो 4152 में 16 का भाग दे के देखते हैं जाएगा क्या? 16 तिया 48, अच्छा 16 दूनी 32, पीछे बचा 9, आगे उतारा 5, अच्छा 16 पंजे 80, पीछे बचा 15, आगे उतारा 2। 152 में क्या 16 का भाग पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। 16 का भाग यहाँ कितनी बार जाएगा? 9 बार, ये हो जाएगा 144, पीछे क्या बचा? 8, यानी इस संख्या में 16 का भाग पूरा नहीं जाएगा। यही पूछा है किसका भाग पूरा नहीं जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 16 का। चलो, प्रश्न नंबर, ये हमारे पास कौन सा था? देखो, ये है प्रश्न नंबर 1। मैं प्रश्न के क्रमांक भी आपको लगा के दे देता हूं क्योंकि यहाँ क्रमांक नहीं लगे हुए। ये प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और ये है प्रश्न नंबर 4 जो अपन ने सरल कर लिया। आगे बढ़ते अपन प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। चलो, प्रश्न नंबर 5 में बोला है निम्न में से कौन सी संख्या 3 व 9 दोनों से विभाजित है। 3 व 9 दोनों की भाजकता का नियम क्या होता है? अंकों का योग कर दो।
अंकों का योग करो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आएगा। 8 और 1 9 और 7 16 और 6 22 और 6 28 28 और 8 36, अंकों का योग 36 बन रहा है। 36 में 3 का भी भाग चला जाएगा और 9 का भी चल जाएगा, दोनों का भाग सिर्फ कौन से विकल्प में जाएगा? बी में, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12 गुणा 35 करने पर क्या आएगा? तो ये अगला ये था प्रश्न नंबर 5 और अब अपन पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, गुणा करना है। 12 गुणा 35 करके देख लेना, 420 इसका सही उत्तर आएगा। अब अपन प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। 420 आएगा 12 गुणा 35 करने पर। प्रश्न नंबर 7 क्या बोला है? 48 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर 8 मीटर 3 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, सबको सेंटीमीटर में बदल दो। अब सबको सेंटीमीटर में कैसे बदले? सबको यदि आप सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको क्रम पता होना चाहिए। क्रम क्या है? सबसे आगे होता है मीटर, है ना, और मीटर से छोटे क्या क्या होते हैं? मीटर से छोटे होते हैं डेसीमीटर, मिलीमीटर और मीटर से छोटे होते हैं डेसीमीटर, उससे भी छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। अच्छा, और मीटर से बड़े क्या होते हैं? मीटर से बड़े होते हैं डेकामीटर, उससे बड़ा होता है हेक्टोमीटर, और उससे बड़ा होता है किलोमीटर। आपको क्या करना है? यहाँ सबको सेंटीमीटर में बदलना है। चलो, ये 3 तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे? किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो गुणा करना पड़ेगा। 10 इंटू 10 दाए 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000 इंटू फिर 10, यानी 1 लाख से गुणा करना पड़ेगा। यानी आप 48 का गुणा किससे कर लोगे? 1 लाख से। तो 48 का 1 लाख से गुणा कर दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 48 लाख। 48 लाख। चलो, ये तो अपन ने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, 48 लाख। अच्छा, हेक्टोमीटर को भी आपको सेंटीमीटर में बदलना है। हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करें? 10 गुणा 10 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 10 यानी 10,000 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 10,000 से जब आप गुणा किसका करोगे? आपको 10,000 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। देखो, लग रहा है यहाँ सब मिक्स हो गया है। चलो, हेक्टोमीटर है ना, हेक्टोमीटर का जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे? 10, है ना, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 इंटू 10 10,000। तो 3 का जब आप 10,000 से गुणा करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 30,000। चलो, इसको भी सेंटीमीटर में बदल दिया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो गुणा किससे करना पड़ेगा? मीटर को सेंटीमीटर में 100 से गुणा करना पड़ेगा। 8 गुणा 100 यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास? 800। अच्छा, उसके बाद ये जो 3, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का आपके पास क्या रहेगा? 3 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में ही है तो 3 की जगह क्या रह जाएगा? 3। और उसके बाद ये 6 है मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग देना पड़ेगा। तो 6 में जब आप 10 का भाग दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 6 में 10 का भाग देने पर हो जाएगा 0.6। तो इसको ऐड करके अपन को साथ में 0.6 लगाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार चेक करने की कोशिश करता हूँ। हेक्टोमीटर, किलोमीटर, तीन सेंटीमीटर, हाँ हाँ,
चलो, इस पूरे प्रश्न को चेक करने पर यह पता लगा कि यहाँ सारे ऑप्शन गलत है। अगर आप ऑप्शन वाला उत्तर लाना चाहते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा प्रश्न को, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 हेक्टोमीटर की जगह 2 डेकामीटर करना पड़ेगा ना। लेकिन अपन प्रश्न को परिवर्तित नहीं करेंगे, और इसी प्रश्न के अनुसार जब आप उत्तर निकालोगे तो ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा 8, फिर से हो जाएगा 0, फिर 3, 8 और 4। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, और अंत में 0.6 भी लगेगा ना। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन में से एक भी उत्तर नहीं आएगा। अगर आप ऑप्शन का उत्तर लाना चाहते हो 3 हेक्टोमीटर की जगह आप कर दो 2 डेकामीटर। आप 2 डेकामीटर कर दें, और उसके बाद आप इसको खुद से सरल करना, ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते अपन अगले प्रश्न पर आते हैं। तो ये हमारे पास था प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या अपन 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के अंदर एक दशमलव वाला पद दे रखा है, जिसको आपको क्या करना है, भिन्नों में बदलना है। 0.675 को जब आप भिन्न में बदलोगे तो 0.675 दशमलव हटाओगे तो बट्टा में 1000 आ जाएगा। ऊपर नीचे 25 से काट देना, 25 का भाग 27 बार और 25 का भाग 40 बार। सही उत्तर होगा 27/40। अगले प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9। 0.9 में आपको किसका भाग देना है, 0.75 का। तो ये हो जाएगा 0.9 बट्टा 0.75। कुछ भी नहीं करना, पहले इसमें 0 लगा दो ताकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो जाए, फिर दशमलव से दशमलव काट दो, यानी 90/75। 15 का भाग 6 बार, 15 का भाग 5 बार, 6 में 5 का भाग दे देना, 1.2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फिर से अपन प्रश्न नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एकदम अच्छे से देखना, प्रश्न नंबर 10 में 2 भिन्नों का आपको आपस में भाग देना है। अच्छा, यहाँ पे आपको -8/9 में -7/5 का भाग देना है। तो माइनस का 8/9 इसमें भाग देना है माइनस के 7/5 का। भाग दो या गुणा करो, माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये हो जाएगा 8/9, भाग की जगह गुणा हो जाएगा 7/5 का हो जाएगा 5/7। अब चूंकि ये ऊपर नीचे कट नहीं रहा तो अंशों का गुणा 8 पंजे 40 बट्टा हरों का गुणा 9 सत्ते 63। 40/63 इसका सही उत्तर होगा। अपन बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 देखो, यहाँ आपको इस प्रश्न को सरल करना है, ध्यान से देखना। 35 + 15 गुणा 1.5, तो पहले गुणा कर दो, 15 × 15 225, और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 35 + 22.5। अब 35 में जब आप 22.5 जोड़ोगे तो 35 और 22 कितना हो गया, 57, और 57.5 ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अपन बात करते हैं 12 की। ये था प्रश्न नंबर 11, और अब अपन बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 12 की। चलो, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पर। इसको अपन को सरल करना है। प्रश्नवाचक की जगह क्या हो जाएगा, x, और बट्टा में है 3। यहाँ बराबर वाला जो पद है इसको काट दो, 25 से 225 कटा 9 बार, और 9 का वर्गमूल कितना, 3। ये बट्टा वाला 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 3 × 3, यानी प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा, 9। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर अपन 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या बोला है, 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये, 1 महीने का ब्याज 15 रुपये। अच्छा, 1 महीने का ब्याज 15 रुपये है, तो वार्षिक साल भर का ब्याज कितना हो जाएगा, साल भर का ब्याज हो जाएगा 15 रुपये × 12, यानी 180 रुपये। अब जब साल भर का ब्याज आ गया, ये 180 रुपये कितने समय का ब्याज है, 1 वर्ष का है, तो क्या अब दर आ सकती है, बिल्कुल दर का सूत्र लगा दो, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना, 180 रुपये, ब्याज गुणा 100 बट्टा में मूलधन कितना, 1000, और गुणा में समय कितना, 1 वर्ष। 1000 से 3 0 कट गए, दर आ गई 18%। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 की अपन बात करते हैं।
प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला है आपको, 1 रुपये में 5 की दर से नारंगियाँ बेची जाती है तो 25% की हानि होती है। अच्छा, 1 रुपये में कितनी बेची, 5 नारंगी बेची, 5 नारंगी बेचने से 25% हानि होती है। 25% हानि यानी गुणा कर दो 125 से, तो किस दर से नारंगियाँ खरीदी यानी बट्टा में 100 कर दो, खरीदा मतलब 100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 पंजे 25, 25 में जब आप भाग किसका दोगे, 4 का, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 25/4, यानी 1 रुपये में 5 की दर से नारंगियाँ बेचे जाने पर। अच्छा देखो, फिर से जल्दबाजी में मैंने इस प्रश्न में गड़बड़ कर ली है, लेकिन आप ऐसी गलती एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना करें। आप बताएं ज़रा मैंने क्या गलती की है। एक 1 रुपये में 5 नारंगियाँ जब बेची है ना, तो 25% की हानि हुई है। हानि हुई है यानी गुणा में 75, खरीदी कितनी, तो बट्टा में 100। 25 से कटा 3 बार, 25 से कटा 4, 5 तिया 15/4, 15 में 4 का भाग दोगे तो खरीदने की जो दर है वो आ जाएगी 3 सही 3/4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि आपके सामने है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 को आप ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या जो 15 है इसके अंदर क्या करना है, 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत निकालना। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। 10 + 19 + 21 + 22 + 28 सबका जोड़ करके किसका भाग दे देना, 5 का, क्योंकि टोटल 5 संख्याएं हैं। तो 21 और 19 40 और 10 50 और 50 100, राशियों का योग 100, कुल संख्याएं 50 है। 100 में 5 का, कुल संख्याएं 5 है, 100 में 5 का भाग गया 20 बार। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा 20। चलो प्रश्न संख्या अपन बात करते हैं आगे 16 की। प्रश्न संख्या 16 में क्या बोला है आपको, अच्छा, एक पार्क का परिमाप 6 किलोमीटर है। अच्छा, परिमाप जो होता है, परिमाप 6 है तो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं, लंबाई व चौड़ाई का जो जोड़ होगा वो 3 किलोमीटर होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 6 किलोमीटर, सॉरी 6 का आधा कर दो, 6 का आधा यानी 3 किलोमीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई का जो योग होगा वो योग कितना होगा, 3 किलोमीटर। क्षेत्रफल जो है वो 2 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल मतलब अपन बोल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 2 दिया हुआ है। अब योग पता है, क्षेत्रफल पता है, और आपको पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो लंबाई और चौड़ाई का यदि आप अंतर ज्ञात करना चाहते हो, अंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है √ में योग का स्क्वायर -4 × गुणनफल। इसके माध्यम से आप अंतर ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो योग √ में आपको करना है योग का स्क्वायर, √ में योग का आपको स्क्वायर करना है। उसके बाद आपको, यानी आपको जो अंतर ज्ञात करना है उसके लिए आपको करना है √ में योग का स्क्वायर -4 × गुणनफल। तो इस प्रकार आप जब मान रखोगे योग का मान कितना है यहाँ 3, तो आपको करना 3 का स्क्वायर -4 × 2, तो √ में हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर कितना 9, -4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 1 का वर्गमूल कितना 1। यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर होगा वो होगा 1 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 17 को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बोला है आपको, प्रश्न नंबर 17 में बोला है 0.01 इसमें भाग दे दे p² का तो 1 मिलता है। अच्छा, तो 0.01 में भाग दे दे p² का, तो पहले आप क्या करो, p² का पक्षांतरण कर दो, इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। यानी 0.01 बराबर हो जाएगा p² गुणा 1, p² गुणा 1 मतलब p²।
पी स्क्वायर बराबर 0.01, यहाँ स्क्वायर है तो सामने वाले का वर्गमूल हो जाएगा, तो p बराबर अंडर रूट 0.01, 0.01 का वर्गमूल, 0.01 का वर्गमूल होगा 0.1। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 का वर्गमूल 1.2 अंकों के बाद है, तो अब आधे अंकों के बाद यानी सिर्फ 1 अंक के बाद रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते अपन प्रश्न नंबर 18। अपन जैसे कि प्रश्न नंबर 17 को सरल कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 18वां। अच्छा, प्रश्न नंबर 18वां में ध्यान से देखना कि 64 को यदि अपन a की पावर x के रूप में लिखते हैं, अब यह 64 को आप अलग अलग 3 रूप में लिख सकते हो। 64 क्या क्या होता है? 8 की घात 2 कर दो तो भी 64 होता है। अच्छा, 4 की घात यदि आप 3 कर दो तो भी 64 होता है, और यदि आप 2 की घात 6 करो तो भी क्या होता है? 64 होता है। तो यहाँ a की घात x यानी 64 को 3 रूप में लिखा जा सकता। 8 का 2 बार गुणा करने पर 64 होता है, 8 का स्क्वायर। 4 का क्यूब करो तो वो भी 64 होता है, और 2 का अगर 6 बार आपस में गुणा करो तो भी 64 होता है। आपको बोला यदि ये जो आपने घात वाले रूप पहचाने ना, उसमें a की घात x की जगह सबको x की घात a कर दो, यानी उल्टा कर दो। 8 की घात 2 की जगह यदि आप 2 की घात 8 कर दो, 2 की घात 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 की घात 8 करने पर आपको मिलेगा 256। ट्राई कर लेना 2 का 8 बार गुणा करने पर। 4 की घात 3 का उल्टा कर दो, 3 की घात 4 कर दो, 3 का 4 बार गुणा करना 81 मिलेगा। 6 की घात 2 को कर दो, 2 की घात 6 का उल्टा कर दो, 6 की घात 2 क्या मिलेगा आपको? 36 मिलेगा। यानी आपको 256 भी मिलेगा, 81 भी मिलेगा, 36 भी मिलेगा। कौन सा मान नहीं मिलेगा? 250 नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर आपके पास ये था 18। इससे पहले अपन ने प्रश्न नंबर 17 सरल किया था। ये है प्रश्न नंबर 18। आगे अपन सरल करते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 बोला है इस दिए गए चित्र में कोण QOR का मान है। ये जो कोण QOR है इसका मान है 3x, और ये कोण POR इसका मान है 2x + 10 डिग्री। तो आपको यहाँ x का मान ज्ञात करना। चूँकि दोनों कोण रेखिक युग्म में है तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, यानी 3x + 2x + 10 डिग्री। दोनों का जो जोड़ है, पहला कोण प्लस दूसरा कोण, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ये 10 डिग्री प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3x + 2x हो जाएगा 5x। 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 180 में से 10 गया 170 डिग्री। अब ये 5 चला जाएगा भाग में, x का मान हो जाएगा 170 में भाग दे दो 5 का, जो जाएगा 34 बार, यानी x का मान आ जाएगा 34। अच्छा, प्रश्न नंबर अपन बात करते हैं 19 की। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 19 तो अपन ने सरल कर लिया है, प्रश्न नंबर 20 की अपन बात करते। हो सकता है थोड़े से क्रम में गलत लगा दूँ तो आप उनको ठीक कर लेना। प्रश्न नंबर 20, 235 पेनों का मूल्य 3945 रुपये है, तो इसी तरह 3 दर्जन पेनों का मूल्य क्या होगा? अच्छा, 235 पेन का मूल्य दिया हुआ है तो सबसे पहले एक पेन का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, एक पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे? एक पेन का मूल्य यदि आप निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3945 रुपये में किसका भाग देना पड़ेगा? 235 का। 235 रुपये, 235 का भाग दे दो तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा। अच्छा, आपको बाद में 3 दर्जन पेनों का मूल्य ज्ञात करना। 3 दर्जन, अच्छा 1 दर्जन मतलब क्या होता? 12। 3 दर्जन यानी 12 तिया 36 पेनों का मूल्य आपको निकालना है ना। तो 36 पेनों का आपको मूल्य निकालना है, और आपको कितने पेनों का मूल्य दिया हुआ है? आपको 235 पेनों का मूल्य दिया हुआ है। तो पहले आप एक पेन का मूल्य ज्ञात करें। एक पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए आप 3945 में 235 का भाग दे के देखें तो आपको एक पेन का मूल्य आ जाएगा। तो अपन 3945 में 235 का भाग दे के देख लेते हैं। अच्छा, 235 का भाग जाएगा एक बार, ये हो जाएगा 235। अच्छा,
घटा के देखो, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, आगे उतारा अपन ने 5। अच्छा, अब फिर से भाग दे के देखते हैं कितनी बार जाएगा। अच्छा, अब जब आप भाग दोगे फिर से 235 के अंदर देखो, फिर से आप जब 235 का भाग दोगे तो वो कितनी बार जाएगा, अपन दे के देखते हैं एक बार। ये आपके पास भाग जाना चाहिए 7 बार। ट्राई करके देखते हैं कि अपन सही है या गलत है ना। तो जब आप 3945 के अंदर 235 का भाग दोगे तो अपन जब ये भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, चलो ये भाग दशमलव में जाएगा, और जब आप भाग दोगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 16.78 के आसपास, है ना। 16.78 रुपये, 16.78 रुपये। ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आधारित था, पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। 16.78 रुपये एक पेन का मूल्य आ जाएगा, और बाद में आपको 3 दर्जन पेनों का मूल्य चाहिए, यानी आपको चाहिए 36 पेन का मूल्य। 36 पेन, एक दर्जन में 12, 3 दर्जन में हो जाएगा 36। तो जब आप इसका गुणा 36 से करोगे, जब आप इसका गुणा 36 से करोगे, 36 गुणा 16.78, तो आपको लगभग जो उत्तर प्राप्त होगा वो 604 रुपये के आसपास प्राप्त होगा। लेकिन ऑप्शन में 604 रुपये नहीं है, इसीलिए अपन को कौन से उत्तर पर राइट लगाना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या माना जाएगा, 600 रुपये। तो इस प्रकार अपन ने इस प्रश्न को सरल किया। आगे एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21वां, जिसमें एक दशमलव वाले मान को आपको प्रतिशत में बदलना है। अच्छा, दशमलव वाले मान को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, कुछ भी नहीं करना, पहले जो दशमलव वाला मान है उसको भिन्न में बदल दो। 0.635 भिन्न में कैसे बदलोगे, दशमलव हटा दो, दशमलव के पीछे 3 अंक है तो बट्टा में 1000 आ जाएगा। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर दो 100 से, 100 से 2 जीरो कट गए, 635 बट्टा 10 यानी 6.35%। 100 से गुणा क्यों किया, दशमलव में बदलने के लिए। तो ये आपके पास 6.35 नहीं, बट्टा में 10 है तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, और 63.5% इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था प्रश्न नंबर 21, और ये है प्रश्न नंबर 22। अच्छा, प्रश्न नंबर 22 में क्या बोला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, वह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 200 मीटर प्लस 300 मीटर यानी 500 मीटर की तो कुल दूरी तय करने हैं। दूरी कितनी तय करनी है, 500 मीटर। चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब आप किलोमीटर प्रति घंटा वाले का गुणा आप किससे करोगे, यदि अपन किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल का अगर अपन गुणा कर ले 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। मीटर प्रति सेकंड में ये चाल बदल जाएगी। इसको आप चाहो तो आप काट के देख सकते हो। तो ये 2 से कटा कितनी बार, 20 बार, ये 2 से कटा 9 बार, 20 गुणा 5 यानी 100/9। अब ये चाल किस में बदल गई, मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। समय का सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी तय करनी है, 500 मीटर, और चाल है हमारे पास 100 मीटर बट्टा 9, 100/9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बट्टा वाला 9 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 500 गुणा 9/100। 100 से 2 जीरो कट गए, 5 गुणा 9 यानी रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड का समय लगेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, तो ये प्रश्न नंबर हमारे पास क्या था, प्रश्न नंबर था 22। आगे अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। कुछ प्रश्न और बाकी है जिनको भी अपन सरल करके देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, एक आयत के बारे में बोला है, उसकी लंबाई में 40% वृद्धि कर दे, यानी 140।
इनटू चौड़ाई में 30% की कमी कर दे यानी 70 और बट्टा में लगा दो 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 गुणा 7 यानी 98। यदि उत्तर 100 से कम मिला तो क्षेत्रफल में कमी हो गई। 98 100 से कितना कम है 2, 100 में से 98 गया यानी क्षेत्रफल 2% पहले की तुलना में कम प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। अब अपन प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं जो एक एक नियम का प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 24, 21 मजदूर एक दीवार 25 दिन में बनाते हैं तो मजदूर 21 है तो दिन 25 हो जाएंगे, बट्टा में 1 है। यदि 14 मजदूर और लगा दे, 21 पहले थे ही 14 और लगा दिए, 21 और 14 अब मजदूर कितने हो गए 35, और अब कार्य कितने दिन में पूरा होगा, दिन को x और बट्टा में 1, ये 35 आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 21 गुणा 25 बट्टा 35। 7 से कटा 3 बार, 7 से कटा 5 बार, 5 से 25 कटा 5 बार, 3 पंजे 15 यानी अब वही कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में बोला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि आपको पता हो तो 3, 4 और 5 भुजाएं देखते ही हमको पता चला ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और क्या समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और यहाँ आधार गुणा ऊंचाई दोनों छोटी वाली भुजाएं होती है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 4 गुणा 3, 2 से 4 कटा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, प्रश्न नंबर हमारे पास अगला जो है ये था प्रश्न नंबर आपके पास इससे पिछला 24 के बाद में अपन ने जो प्रश्न सरल किया ये है आपके पास प्रश्न नंबर 25। और अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। चलो, प्रश्न नंबर 26 में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 26 में आपको बोला दो समपूरक कोण है। समपूरक कोण किसको कहते हैं? ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए और इसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 44 डिग्री अधिक है। अधिक मतलब दोनों में अंतर जो है वो 44 का होना चाहिए। ऑप्शन से सरल करके देख लो, जिसमें जोड़ 180 का बने और अंतर 44 का बने, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? बी। जब आप जोड़ोगे तो 68 प्लस 112 कितना मिलेगा आपको? 180 डिग्री। और जब आप अंतर करोगे 112 में से 68 घटाओगे तो अंतर कितने का मिलेगा? 44 का, है ना। अंतर आपको यहाँ 44 का नज़र आएगा। तो योग और अंतर दोनों को संतुष्ट करने वाला जो आपके पास प्रश्न है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 27, गणित में समस्या समाधान के आधार का संबंध किससे है? कार्य व कारण से, है ना। कार्य व कारण जो है वो समस्या समाधान का आधार माना जाता है। आगे प्रश्न नंबर 27 के बाद में अपन सरल करते हैं प्रश्न नंबर 28। ये है प्रश्न नंबर 27। 27 के बाद आपके पास है प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? गणित की विषय वस्तु का ज्ञान, ये तो होना चाहिए। वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, ये तो गलत बात है ना, तैयार करनी चाहिए। अभ्यास कार्य में बिल्कुल, गणित में तो प्रैक्टिस पे जोर देना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, ये वाली बात गलत है, तो ये गुण नहीं होना चाहिए ना। तो अब अपन प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। चल, प्रश्न नंबर 29, गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि भी मुख्य है, प्रदर्शन विधि भी और आगमन निगमन विधि, ये सभी विधियां गणित की मुख्य विधि है।
तो अब अपन बात करते हैं अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का, जो है तर्क प्रधान विधि कौन सी है, निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान है। यदि मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर शिक्षण विधियां जो है वो आपको नोट्स दे रखे हैं, वो आपने ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा विश्लेषण विधि जो है वो तर्क प्रधान है। इस प्रकार इस टेस्ट के सभी प्रश्नों को अपन ने हल करने की कोशिश की। जल्द ही अगले टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।